कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और लास्टिंग इंप्रेशंस के लिए जरूरी होता है कॉन्फिडेंस, सिर्फ अपने काम पर नहीं पर अपने आप पर भी। बॉल्डनेस, रिंकल्स, डल स्किन, एसिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब हम फिल्टर्स के पीछे छुपा तो लेते हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि इन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के जैसे हमारे भी परफेक्ट बाल हो, ग्लोइंग स्किन हो और एक परफेक्ट बॉडी हो, तो हम भी शायद कॉन्फिडेंटली निकल पाते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, और उन सवालों का जवाब देंगे जो पूछे तो नहीं जाते पर सोचे जरूर जाते हैं। और इसमें हमारा साथ देंगे डॉक्टर शुकन कपाडिया, अ रिनाउंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम इश्तार एस्थेटिक सर्जरी, गुजरात's first plastic surgeon to complete a full year fellowship in cosmetic plastic surgery. Welcome, doctor. थैंक यू अभिषेक भाई। मैंने जैसे अभी बताया कि अपीयरेंस कितना ज़रूरी होता है एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के लिए। अभिषेक भाई, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट आई वुड जस्ट से दैट इट इज़ नॉट लास्ट इंप्रेशन, इट इज़ एक्चुअली अ लास्टिंग इंप्रेशन। लास्टिंग इंप्रेशन, बिकॉज बहुत सारी बार हमने ये देखा है कि जब आप किसी को मिलते हो तो यू डोंट नो दैट पर्सन, यू डोंट नो दैट पर्सन स्किल्स एंड हिज स्टफ that he is doing, but how he appears, how he is looking, how what his body language is, those things define a person's first identity. Correct. And often that identity lasts till the end. Yeah. So appearance is not something that defines a person, but appearance is something that identifies the person. जैसे आपने बताया कि कोई भी बंदा हो, nobody wants to have a head without hair, right? तो किसी को अगर आप बॉल देखो so that becomes their identity, and that is why hair transplant is becoming so common. Right. Similarly, Botox, filler, all these things have become common because people they don't want to hide their age actually, but they want to appear confident and glowing. It is about a self image जो हम लोग अपने लिए बनाते हैं, right? So आजकल हम लोग, जैसे आपने बताया कि it is a very trending thing, Botox, fillers और ये सब बहुत ट्रेंड में चल रहा है, right? So डू यू थिंक इसका मिसयूज भी हो रहा है ये चीज़ को लेके कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में दे आर गेटिंग इनटू इट ओनली फॉर द सोशल ट्रेंड? बहुत सारी बार सोशल ट्रेंड से ज़्यादा मिसकंसेप्शन और मिसगाइडेंस दे बिकम द कोर रीज़न कि लोगों को उस चीज़ के बारे में समझ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अपने ही देश में नहीं, ऑलमोस्ट पूरे एंटायर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आर नॉट गवर्न्ड बाय लॉ और दे डोंट कम अंडर certain medical restrictions. In Mumbai, if you go on a road, then you'll find so many salons who are doing Botox and fillers. Correct. This thing was there around 10-15 years back in Thailand or US, and they are still going on. So कई बार लोगों को ये नहीं पता। अगर एक 25 साल का या 30 साल का बंदा मेरे पास आके मुझे बोले कि सर मुझे बॉटॉक्स करना है, तो मुझे अपफ्रंट उनको ना बोलने के साथ साथ उनको ये भी समझाना पड़ता है कि उनको बॉटॉक्स की ज़रूरत क्यों नहीं है। बिकॉज बॉटॉक्स इज रिलेटेड टू डायनामिक रिंकल्स विच यूजुअली happens after age of 30 years. एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर की वजह से उनको स्किन में जो डायनामिक रिंकल्स आते हैं, जैसे आपने स्माइल किया और यहाँ पे क्रॉस फिट बना, यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा लाइन्स आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल अपीयर ओल्डर देन व्हाट एक्चुअली दे आर. So usually that happens after the 30s, not in early 20s. So people who are coming in the early 20s for this kind of things, they are actually not proper candidate. And they should not be advised for this procedure. They're just not eligible for that. Exactly. Correct. उनको just ये समझना ज़रूरी है कि बेसिक स्किन केयर क्या है और उसको समझना क्यों ज़रूरी है, उसको फॉलो करना क्यों ज़रूरी है. Right. उनको कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं. आपके प्रोफेशन में you've treated a lot many patients, right? So बहुत commonly ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी को लेके पेशेंट्स आते हैं, like you know they feel insecure about it, ऐसी कौन सी चीज़ होती है? एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दो चीज़ें होती है. फीमेल में जो होता है वो यूजुअली आफ्टर 20s में आता है एक, और दूसरा होता है जो अर्ली 20s में होता है, जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि उनको लोगों के हिसाब से दिखना ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वेरी कॉमन. लिखने में, लोगों के सामने बोलने में ये सब अच्छा लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोगों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ तो लोग कहेंगे एंड एवरीथिंग. बट एक्चुअली दैट डजंट हैपन बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव टू अपीयर. लोग जो होते हैं सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कोई बंदा फाइनेंस में काम करता है, तो इवन दो इट्स अ मेल और फीमेल, उनको लोगों के सामने प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है. एंड दैट थिंग क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन देयर ओन बिकॉज दे हैव टू सेल अ सर्विस, दे हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ पीपल बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स. करेक्ट. सिमिलरली बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं है,
कोई बंदा गया जिसकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है और किसी लड़की ने मना कर दिया कि नहीं ये बंदा मेरे से 10 साल बड़ा लग रहा है, मैं इसे शादी नहीं करूंगी, तो दैट थिंग क्रिएट्स अ सर्टेन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। और दिस इज द रीजन बिकॉज जिसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैव बिकम वेरी कॉमन, दे हैव बिकम वेरी प्रेवलेंट इन दिस केस, राइट। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट ट्रेंड। हर कोई बंदा जाके इंस्टाग्राम में अकाउंट बना के वहां पे मल्टीपल व्यूज लेके ही इज नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट, राइट। बट मैनी टाइम्स इवन इन द डेली रूटीन लाइफ फॉर देयर ओन कॉन्फिडेंस एंड बॉडी इमेज दिस थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिक्वायरमेंट तो होती है, राइट, बिकॉज एज यू वेरी करेक्टली पॉइंटेड इट आउट कि हर बंदी का एक सेल्फ इमेज होता है, राइट। अनलेस एंड अनटिल यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, वो एक एंग्जाइटी और वो तो एक रहती है मन में, राइट। सो एज यू सेड के मेल्स एज दे क्रॉस 30, राइट, वेरी बेसिक है, सबको आजकल पता है कि एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, राइट, एंड इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट। हम लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं काफ़ी सारे के, लेकिन उनके पफ़ी हेयर है, प्रॉपर उनके हेयर होते हैं। सो बहुत बार ये भी मन में आता है कि भाई हम लोग के बाल, उनके 40 में ऐसे बाल हैं और हमारे 30 पे तो झड़ने लग गए हैं। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइक व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दैट? सी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल इज कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो टीवी में या मीडिया में दिखता है वो हर चीज़ सही नहीं होती। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट सम मेजर एक्टर इन इंडिया हु इज़ इन हिज 50s हैज़ अंडरगॉन हेयर ट्रांसप्लांट 3 times, राइट, एंड स्टिल ही इज़ यूजिंग हेयर पैच एंड हेयर विग्स। अगर आपने अच्छे तरीके से बनाई हुई हेयर पैच और हेयर विग अगर देखा हो तो आपको रियलाइज होगा कि नोबडी कैन इवन आइडेंटिफाई व्हेन वो विग पहन के आप स्विमिंग पूल में भी जा सकते हो, राइट। सो दैट इज द हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जो बंदा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट नहीं है उनके लिए ये चीज़ एडवाइजेबल है। जिनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर फॉल का मैनेजमेंट हो सकता है तो उनको डेफिनेटली वो चीज़ मैनेज करके आप उनको नेचुरल हेयर प्रिजर्व कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमेशा हमें ये पर्टिकुलर कोई एक ही चीज़ को फॉलो करना है। करंट लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, पुअर डाइट, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर लाइफस्टाइल, जैसे लाइक हाउ बायोलॉजी हैव डिफाइंड अस दैट यू शुड rise at 5 AM and you should go to sleep at 9 to 10. That is how your human body has been defined or has been made. बट बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई रात को 2 बजे सो गए, सुबह 10 बजे उठे, 6 घंटे की नींद नहीं मिल रही है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को, आपके हेयर को सब जगह अफेक्ट करते हैं। तो यही चीज़ों की वजह से आज के टाइम में एक सर्टेन हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो गया। बट कई बार कंपल्शन की वजह से, जैसे कोई बंदा बीपीओ में काम कर रहा है, कॉल सेंटर में जॉब काम कर रहा है, उनका टाइमिंग यूएस या यूरोप के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली है, तो दैट फेलो इज नॉट गोइंग टू हैव अ स्लीप एट नाइट। करेक्ट। उनकी लाइफ साइकिल पूरी इस तरह नहीं से होता वहाँ पे, उनकी पूरी लाइफस्टाइल इस तरह से अल्टर हो गई है कि जिसके लिए वो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको सर्टेन सप्लीमेंट, सर्टेन मॉडिफिकेशन इन योर डाइट, वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। राइट। सो जैसे आपने अभी कहा कि राइट, एक लाइफस्टाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ में, बट हेयर लॉस की बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, वो एक सेल्फ डिफाइंड ज़रूरत पैदा करके आ जाते हैं कि भाई मुझे तो हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। सो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती फिर भी लोग करवाने के लिए आ जाते हैं आपके पास? ये अभिषेक भी बहुत ही जायज़ और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जैसा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस एक साइंस है। जिस तरह से मैथ्स में हर एक चीज़ का एक डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, उसी तरह से मेडिकल साइंस में भी देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर और पर से हेयर ट्रांसप्लांट। जब किसी बंदे का हेयर लाइन रिसीड कर गया है तो इन दोज केसेस एक सिंपल सी बात है, अगर कोई मेडिसिन लगाने से, सर पे कोई तेल लगाने से बाल उग जाते तो आपको कोई बंदा बॉल्ड कहीं पे भी नजर नहीं आता। बट जहाँ आपकी हेयर लाइन आपकी एज के अकॉर्डिंगली, लाइक इफ आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ देन आई एम इन माई अर्ली 40s, करेक्ट, सो विथ माई एज माई करंट हेयर लाइन इज ओके, दैट इट शुड अपीयर एज नेचुरल एज कंपेयर टू योर एज। अगर मैं मेरी हेयर लाइन यहाँ तक ला दूँ तो दैट विल नॉट लुक नेचुरल, आई लुक लाइक अ बेबी इन 20s, राइट? सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 7 ग्रेड डिफाइन किए हुए हैं। ओके। तो people who are coming down in grade 1, they are often not the candidate of hair transplant. They just require management of their hair fall. पर जैसे हार्मोन पूरी लाइफ रहने वाला है, जिनको हेरिडिटरी की वजह से है, आपके फादर को, मामा को, अंकल को, किसी को भी हेयर लॉस है, तो वो चीज़ आपके अंदर आने ही वाली है। Right. और ऐसा कहा जाता है कि जब जनरेशन चेंज होती है तो हेयर लॉस 5 से 10 साल पहले शुरू होता है। Okay. है ना? तो अगर आपके फादर को 40s में बाल जाना चालू हुए थे
तो आपको 30s में जाना शुरू हो सकता है। तो दीज आर द केसेस कि जहाँ पे आप अच्छे से मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करो तो आपकी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट को आप डिले कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, सो सिमिलर केसेस फॉर फीमेल्स एज वेल? फीमेल में भी रहता है, रादर फीमेल में एजिंग के साथ हेयर लॉस की पैटर्न बहुत ऐसे कहते हैं कि भाई फीमेल में सिर्फ हार्मोन की वजह से हेयर लॉस होता है, पर जैसे हेरिडिटरी मेल को अफेक्ट करती है वैसे फीमेल को भी अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ओके, इवन इन दिस केसेस minoxidil and other products which are directed towards androgenic hormones which are causing the hair loss, उनको सप्रेस करके बाल का ग्रोथ मेंटेन किया जा सकता है। पर फीमेल हेयर लॉस मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है कि फीमेल में फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन आवर कंट्री। करेक्ट, कि जहाँ पे पीसीओडी हो गया, एनीमिया हो गया, तो ये सब चीज़ों की वजह से फीमेल में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। और ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और हार्मोनल मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। ओके, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत फीमेल में तब पड़ती है कि जब हेयरलाइन बहुत रिसीड हो गई है या देयर आर सर्टेन लॉसेस, कि जहाँ पे आपको कोई ट्रीटमेंट करने से हेयरलाइन आगे नहीं आने वाली। ट्रीटमेंट करके आप अपने बाल को प्रिजर्व कर सकते हो, नए हेयर फॉलिकल नहीं बन सकते। उसके लिए ट्रांसप्लांट एक ही ऑप्शन है, पर उसके डिफाइंड क्राइटेरिया है जो साइंस के साथ डिफाइंड किए हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट की एडवाइस दी जाती है। राइट, सबने हेयर ट्रांसप्लांट सुना तो है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से बाल आ जाएंगे, पर वो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकल एनेस्थीसिया में होने वाली प्रोसीजर होती है, और जैसे मैं हमेशा हर एक क्लाइंट को बताता हूँ दैट कॉस्मेटिक सर्जरी इज अ सर्जरी ऑफ वांट, इट इज़ नॉट अ सर्जरी ऑफ नीड। करेक्ट, सो इवन प्रायर टू द रिजल्ट पेशेंट सेफ्टी बिकम्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। करेक्ट, सो कभी भी कोई पेशेंट को अगर हम ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं, और अगर वो इंडिकेशन के अकॉर्डिंगली ट्रांसप्लांट के लिए इंडिविजुअलाइज क्लाइंट है, तो वो पेशेंट में ब्लड इन्वेस्टिगेशन वो करके उनकी एक प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं, करेक्ट, मेडिकल फिटनेस लेते हैं, और उसके बाद प्रोसीजर करते हैं। पूरी प्रोसीजर एक दिन की होती है, पूरी प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होती है। सो द पेशेंट इज ऑलवेज अवेक बट दे डोंट फील एनी पेन, करेक्ट, because we give scalp block, we block entire head, and then we do the procedure in three steps. Essentially hair transplant दो तरीके से होता है, one is follicular unit transplant और FUT, जिसमें यहाँ डोनर एरिया में से स्किन की एक स्ट्रिप को काटा जाता है, माइक्रोस्कोप में देख के हर एक फॉलिकल को डिसेक्ट करके उनको अलग किया जाता है। द सेकेंड मेथड इज FUE, दैट इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें एक पर्टिकुलर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पंच कहते हैं, उससे यहाँ ये जो डोनर एरिया है पीछे आपका, ये जो ऑक्सीपुट का एरिया है, बैक ऑफ हेड, ये एरिया में हार्मोन की इफेक्ट नहीं होती। ओके, तो दिस इज कंसिडर्ड अ क्लासिक डोनर एरिया, जहाँ से आपको बाल निकाल के उसको सर्टेन एंड मीडिया में प्रिजर्व करके फिर उसको यहाँ पे स्लिट्स बना के वापस से डाला जाता है, इम्प्लांट किया जाता है वापस से। एंड सो एसेंशियली इट्स डन इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट, पेशेंट को ब्लॉक दिया जहाँ पे बाल डालने हैं, हेयरलाइन डिफाइन किया, वहाँ पे स्लिट्स बना दिए जहाँ पे बाल डालेंगे। सेकेंड स्टेज में पेशेंट को उल्टा करके बाल हार्वेस्ट किए जाते हैं, करेक्ट, और थर्ड स्टेज में उसको इम्प्लांट किया जाता है। द एंटायर प्रोसेस इज फॉर अराउंड 6 to 10 hours डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हेयर फॉलिकल विच आर रिक्वायर्ड, राइट, एंड आफ्टर दैट within that same day patient is discharged at home, they can do their routine activity and everything. 2 दिन बाद 48 आवर्स बाद उनका जो यहाँ पे ड्रेसिंग रखा होता है उसको रिमूव कर देते हैं। 7 से 14 दिन के लिए पेशेंट को सिर्फ ये प्रिकॉशन रखना है कि जहाँ पे फॉलिकल डाला है इट इज लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी, सो यू हैव टू टेक केयर कि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो। बाई 7 to 14 डेज आपके फॉलिकल वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, उनको नया ब्लड सप्लाई मिलना शुरू हो जाता है, एंड दैट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम दैट। Okay. But you have to wait for 6 to 8 months to see the actual result. पोस्ट सर्जरी केयर, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस होते भी होंगे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर लॉस कंटिन्यू होता है, राइट? जी, दैट कैन बी, वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि खुद के किए हुए रीजंस की वजह से भी होती है, और कुछ चीज़ें बाय नेचुरल भी होती रहती है। सो पोस्ट सर्जरी केयर कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बताया कि मैंने पहले 14 डेज में आपको उसका प्रिकॉशन रखना है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन ना हो, ताकि जो फॉलिकल डाले वो फिजिकल डैमेज की वजह से निकल ना जाए। करेक्ट। बट आफ्टर दैट दोज फॉलिकल्स जो हेयर उसमें से बाहर है वो हेयर बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। बट ये फेज के बाद जो आपका फेज आएगा, आपके नेचुरल बाल प्रिजर्व है, हमने हेयर लाइन बनाया, डेंसिटी करेक्शन किया, पर आपके खुद के बाल जो है उसको तो हार्मोन का इफेक्ट होने वाला है। द सेम टेस्टोस्टेरोन दैट इज कॉजिंग योर बियर्ड growth is responsible for fall in the front line. Okay. But the receptor जो
जिसके ऊपर ये टेस्टोस्टेरोन या DHT काम करता है वो यहाँ पे नहीं है। करेक्ट। तो हमने जब उसको निकाल के आगे डाला है तो उसके ऊपर हार्मोन की इफेक्ट नहीं होती। पर जो आपकी नेचुरल बाल है जो पहले से आगे थे उनको हार्मोन का इफेक्ट अभी भी हो रहा है। सो टू प्रिजर्व दैट हेयर एंड टू मेंटेन योर डेंसिटी यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट हार्मोन, और उसके लिए सिर्फ आपको मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड जरूरी है। जिस तरह से हर रोज उठ के कोई बंदा ब्रश कर रहा है, रात को सोने से पहले ब्रश कर रहे हो, उसी तरह से 2 ml मिनोक्सिडिल अपने सर पे हर रोज डालना है। So that is you have to make it a process, एक daily habit आपको एक रूटीन में डाल देना उस चीज को। अगर वो नहीं करोगे तो जो बाल डाले हैं वो तो बच जाएंगे, पर आपके जो पहले से थे वो झड़ जाएंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगा। That is why we see a lot of cases की complaints basically यहाँ से आती है, right? हाँ. So talking about males in general, ठीक है, और ऐसे कौन से टाइप के प्रोसीजर्स यूजुअली मेल कराते हैं? मेल पैटर्न बॉल्डनेस और हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत कॉमन हो गया है। What are the other kind of treatments that men do? जब कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जैसे फीमेल आर गोइंग फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से दैट इट इज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड। या आई ब्रॉट इट अप फॉर दैट सेम रीजन कि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करो तो सिर्फ फीमेल्स का आता है कि लाइक फीमेल्स ही कराते हैं, बट इट इज वेरी वेल नोन कि भाई मेल्स भी इक्वली ये सब प्रोसेसेस करवाते हैं, राइट? सो अगर मैं करंट डेटा के अकॉर्डिंगली आपको बताऊं तो द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर अपार्ट फ्रॉम द हेयर ट्रांसप्लांट इन मेल इज गायनेकोमास्टिया. The actual pronunciation is gynecomastia, but we call it gynecomastia, where in male at age of 14-15 years when the secondary sexual characters appear, at that time gland in the chest becomes larger. So around like every alternate day I get one patient for consultation for gynecomastia, and in a small town like Anand, like I have performed more than 250 gynecomastia in just last 2 years. Wow. So it is that common, like one out of 3 male it is affected by that. Correct. The surgery is so beautiful and so simple that most of the time, even if you go home and if you haven't informed people residing with you, they will not know. They won't be able to identify that you have undergone that surgery. So that is also one very common. Another common procedure in male is like liposuction for abdomen and love handles. Tummy tuck and like, not exactly that. So in tummy tuck and liposuction is a bit two different thing. In tummy tuck usually where there is too much excess skin, where the skin cannot shrink and you have to remove it to give you proper abs. Right. But in liposuction we just remove the fat. It is a surface surgery done over the muscle under the skin, so absolutely safe. We remove those fat pockets which are not responding to diet, exercise and everything. अगर आप जिम जा रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि एकदम बढ़िया सा मस्कुलर बॉडी है, बाइसेप्स बनाया हुआ है, पर यहाँ से लव हैंडल नहीं जा रहे, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज अ मेल इज टेंड टू डेवलप दैट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, राइट? सो ये केसेस के अंदर लाइपोसक्शन बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट देता है, और वो क्लासिक जो वी शेप टॉर्सो होता है वो बनाने में हेल्प करता है। तो दिस टू आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इन मेल, एंड देन कम्स द बॉटॉक्स एंड फिलर. दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन. इवन आई से लाइक मेरे पास फीमेल बॉटॉक्स के लिए जो आते हैं उससे ज़्यादा मेल आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द mid-30s to 60. And as I have heard one very senior plastic surgeon saying that like Botox is so addictive in terms of result that you once start doing it in your mid-30s, then you'll always go for that procedure again. Because it will give you so much glow and it would turn back the clock for 5 years. Okay. So it's very natural कि as and when हम लोग as we age, एक बहुत मेजर फैक्टर जो होता है कि भाई स्किन ऐसी हो गई है, या वी लॉस्ट दैट चार्म जो हम लोग अर्ली 20s में आते थे. सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि हम लोग को एवरी नाउ एंड देन वो चीज़ चाहिए रहती है, राइट? दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इन देयर लेट एजेस तक भी, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट काफ़ी सारे हैं जो अभी भी एट द एज ऑफ 70s भी वो लोग बोटॉक्स करा देते हैं, राइट? नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट गायनेकोमास्टिया दैट यू जस्ट सेड वाज कि ये बहुत कॉमन है, ठीक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम टीनेज से लेके towards your adult life ये चीज़ कंटिन्यू होती है. बट द मेजर प्रॉब्लम नाउ डेज इज कि ओबेसिटी और गायनेकोमास्टिया को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? बिकॉज लॉट मेनी टाइम इट्स अ बिग कंफ्यूजन कि इज इट जस्ट फैट और डू यू नीड टू लाइक एक्सरसाइज करने से निकल जाएगा कि सर्जरी ही करानी पड़ेगी? सो दैट इज वन क्वेश्चन दैट आई हैव. सो आई वुड से कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सन जब वो गायनेकोमास्टिया की कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मैं हमेशा उनको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने ये फर्स्ट कब आइडेंटिफाई किया? करेक्ट. Because कई बार like I would say one patient of mine, he is 19 year old living in a small village near Dharmaj. वो बंदा कॉलेज के फर्स्ट ईयर के वैकेशन में ऑनलाइन सर्च करके मुझे कॉल करके दिखाने के लिए आया. He had studied everything from the age of 16. He was waiting. Right.
जब वो सर्जरी के लिए आया एट दैट टाइम ही वाज 90 kg। उसने स्पेसिफिकली मुझे ये बताया कि सर मैं मेरा टमी इसलिए कम नहीं कर रहा हूँ कि जब टमी कम होता है ना तो ऊपर का गंदा लिखता है और आई बिकम अ मैटर ऑफ रिडिक्यूल। करेक्ट। सो उसकी वजह से मैं पेट कम नहीं कर रहा हूँ। सर्जरी कराने के बाद दैट फेलो लॉस्ट 18 kg वेट एंड ही लिटरली स्टार्टेड हैविंग दैट सिक्स पैक। सो जैसे आपने पूछा कि भाई किसी को कैसे पता पड़ेगा कि ओबेसिटी की वजह से या इसकी वजह से, so the gland part which started developing at age of 14-15 that remains there and वो gland हमेशा रहता है। so जैसे कोई बंदा अगर उसको फील करना चाहे पेक्टोरल मसल जो है उसको टाइट करके वो फील करे तो ही कैन फील दैट एंटायर ग्लैंड। ओके। और ओबेसिटी की वजह से अगर आपको गायनेकोमास्टिया है तो जैसे वेट फ्लक्चुएशन हुआ तो ऊपर थोड़ा फर्क पड़ता है पर जो ग्लैंड की वजह से उसमें फर्क नहीं पड़ता। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोज मेल हु हैड दैट परसिस्टेंट एनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट in their 15 or 16 years of age, they are going to have that till very late. Okay. Even if the weight fluctuates, it will not go because gland जो है वो fibrous है, वो fat नहीं है। तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी वजन कम कर लो, वो नहीं जाएगा। कॉन्ट्ररी टमी कम होगा तो ऊपर का ज्यादा दिखेगा या बॉडी प्रोपोर्शनेट वैसा ही हो जाता है उसके लिए। Do females also have a certain kind of, do they also have these problems जहाँ पे ऐसे lumps का या glands की वजह से उनके ओवरऑल चेस्ट सेक्शन पे उनको अफेक्ट पड़ता हो? एक्चुअली फीमेल में जो होता है ना वो ये है कि फीमेल में जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है तो कई बार इस्ट्रोजन ओवर सेंसिटिविटी रहती है। तो फीमेल में ब्रेस्ट में कई बार छोटे लंप जैसी फीलिंग आती है जिसको फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोएडिनोमा बोलता है। करेक्ट। विच इज़ अ वेरी बिनाइन एंड नॉर्मल कंडीशन विच डू नॉट नीड एनी सर्जरी। ओके। बट अगेन जैसे आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया तो आई वुड लाइक टू टेल द पीपल लिसनिंग टू दैट इन इंडिया और रादर साउथ एशियन कंट्रीज जैसे मेल में गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम है इसी तरह से फीमेल में लार्ज साइज ब्रेस्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लाइक फॉर एवरी वन फीमेल क्लाइंट कमिंग टू मी फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन आई गेट 10 clients for breast reduction. Okay. Because breast reduction is one of the very common surgery but as it is not covered under Mediclaim in current situation उसके लिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है। Right. A large size breast cause too much trouble to female. Yeah. Continuous upper backache, shoulder pain, fungal infection, and it makes your life like a hell. Apart from the social stigma that happens with that, people staring at it and Correct. everything. So in female, large size breast requiring reduction surgery is also very common. Right. And it is one of the most rewarding surgery in my experience that people are so thankful after that surgery. They're okay with having that small car, but it practically वो उनको एक बर्डन से फ्री कर देता है। राइट। पूरी लाइफ को उनकी चेंज हो जाती है। करेक्ट। सो आई थिंक इट इज मोर टुवर्ड्स मिड एज वुमेन में ये चीज ज्यादा डेवलप होती है। यूजुअली इट हैपेंस इन द टू एज ग्रुप। वन इज प्यूबर्टल ग्रुप जो 16 इयर्स के बाद एक्सेसिव लार्ज साइज ब्रेस्ट एज कंपेयर टू देयर एज तो 25 इयर्स तक की एज में होता है। पर कई बार इन दोज एज female is often dependent on the parents or the family. Correct. And they cannot go or they cannot consult for that. And another is after the pregnancy, because in pregnancy because of the estrogen progesterone hormone the breast size increases becomes saggy and becomes heavy. Correct. So another age group that comes in the late 30s and early 40s. Okay. The youngest patient that I operated for breast reduction was 22-year-old lady who had G or H cup size and she had suicidal tendencies because of that. But her mother was so aware that she convinced her husband to get operated and that lady got married after 3 years and she is so happy right now that she still maintains contact with me even after going to US. And another that aged patient that I operated was 64-year-old lady who undergone breast reduction surgery. So it's a very sad thing very honestly कि इंडिया में इतने सारे टाबूज और ये रिस्ट्रिक्शंस है कि ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना भी इट्स क्राइम, राइट? नो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज और एवरीवन इज नॉट दैट अवेयर और एडुकेटेड इन दिस केस। ये सब टॉपिक जो डे टू डे लाइफ में जो फीमेल्स भी फेस करते हैं, जो यंगर मेल्स फेस करते हैं, इनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस तो है पर एक्शन लेने के लिए कोई स्टेप नहीं है। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस टू एनकरेज देम टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग देम? मैं यहाँ पे दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक, कंसल्टेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप करंट टाइम्स में गूगल की वजह से आप किसी भी डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स अच्छे से देख सकते हो। देख सकते हैं, करेक्ट। तो डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स देख के
आप उनको एक बार कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप फिजिकली नहीं जाना चाहो या पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को कंसल्ट कर पाओ, करेक्ट। तो वीडियो कंसल्टेशन और वर्चुअल कंसल्टेशन के ऑप्शन भी होते हैं। हम्म। प्रॉपर एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना और उनसे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये मानता हूँ और ये कहता भी हूँ मेरे पेशेंट को कि मैं सर्जन हूँ, मुझे सर्जरी आती है, दैट डजंट मीन कि मैं कंसल्टिंग के लिए आने वाले हर एक पेशेंट को सर्जरी की एडवाइस देता हूँ, है ना। जहाँ पे ज़रूरी है, जिनको इंडिकेटेड है उनको ही सर्जरी की एडवाइस देनी होती है। सबको एक बेसिक इमेज आ गया है कि भाई जाओगे तो डॉक्टर तो सीधा हाँ, सर्जरी कर ही वो देगा, काट ही देंगे, वो एक कॉमन परसेप्शन होता है, पर ऐसा नहीं है। More than 50% of client of mine who comes for consultation, I usually deny surgery because sometimes what they need is understanding and education. करेक्ट। Like अगर कोई बंदा आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक एक 26-27 साल की लड़की आ गई कि सर मुझे बॉटॉक्स करके दो, क्योंकि मेरे फियांसे ने या बॉयफ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि मेरे फेस पर रिंकल ज़्यादा है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन हर दैट रिंकल्स आर बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर, यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग स्किन केयर, यू डोंट नीड बॉटॉक्स। तो सिमिलरली कई बार ये एक जो परसेप्शन निकालना ज़रूरी है, उसके लिए एक कंसल्टेशन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट को रहता है कि भाई हमें प्राइवेसी नहीं होगी, किसी को पता पड़ जाएगा। कंसल्टेशन आप किसी भी, मेरे यहाँ पे नहीं, किसी भी प्लास्टिक सर्जन के या कॉस्मेटिक सर्जन के वहाँ पे जाओगे तो हमेशा पेशेंट की प्राइवेसी और सिक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो इवन इन माई क्लिनिक वी हैव मेड अ रूल दैट कि पेशेंट को कभी कोई नाम से नहीं बुलाता। ईच एंड एवरी पेशेंट दैट इज कमिंग फॉर कंसल्टेशन, दे आर असाइन अ स्पेसिफिक नंबर, we call it UHID number, and that number remains the identity. So even if someone calls me और वो मुझे कहेंगे कि सर ये पेशेंट आपके वहाँ पे आया था, तो even I may not be able to know the name unless and until I have that number. करेक्ट। So एक कंसल्टेशन के लिए जाइए, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और आपके दिमाग में जो जो मिसकंसेप्शन है, जो कन्फ्यूजन है, आप वो एक बार क्लियर कीजिए। देन ओनली दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज नीडेड एंड व्हाट एक्चुअली कैन बी डन। इट इज बेटर टू बी अवेयर एंड टेक स्टेप्स rather than get stuck in your own mind. बहुत बार ऐसा होता है कि ये करूँ कि ना करूँ के बीच में रह जाते हैं, and then they carry that burden for a very long time. For very long. Right. So another question, जब हम लोग प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं, one major question is कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया कि for me, like my patient safety is the first priority. सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। लाइक अ पर्सन वेइंग 130-140 kg कम्स टू मी और वो मुझे बताएंगे कि सर मुझे लाइपोसक्शन करके दे दीजिए, मेरा तो 14-15 लीटर तो आप आराम से निकाल दोगे, मेरा वजन कम हो जाएगा। तो देन आई हैव टू एक्सप्लेन दैट पेशेंट दैट लाइपोसक्शन इज अ बॉडी शेपिंग प्रोसीजर, इट्स नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर, राइट। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि भाई आपने ये प्रोसीजर करा दिया तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर मेंटेनेंस। सो सबसे पहले सेफ्टी नहीं है, पेशेंट की फिटनेस नहीं है, तो ये सर्जरी नहीं कराएंगे, नहीं कर सकते, वो सर्जरी के लिए प्रोसीड ही नहीं करेंगे। राइट। इवन अपफ्रंट मैं पेशेंट को मना कर दूंगा कि आप सर्जरी के लिए फिट नहीं हो, आपको ये सर्जरी नहीं कर सकते, या तो आप ये सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं हो, आप में ये पॉसिबल नहीं है, आप दूसरे ऑप्शन सोचिए। पर सर्जरी के बाद अगर प्रॉपर तरीके से पेशेंट अपनी जो एडवाइस है वो फॉलो करते हैं तो उनके रिजल्ट बहुत एक्सेलेंट रहते हैं। ओके। ऑल दिस कॉस्मेटिक प्रोसीजर डिफाइंड और रिफाइंड इस तरह से हुए हैं कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। हर एक सर्जरी के हालांकि कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने लाइपोसक्शन कराया तो ब्रूजिंग रहेगा, थोड़ा हल्का सा पेन रहेगा, आपको गारमेंट पहनना पड़ेगा। राइनोप्लास्टी करा दिया तो राइनोप्लास्टी में नाक पे थोड़ी हल्की सी सूजन रहेगी, थोड़े मार्क्स रहेंगे जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में चले जाएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपको पोस्ट ऑपरेटिवली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और मिनोक्सिडिल लेना है, वो सब लेना है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ द प्रोसीजर इज डन इन अ सेटअप विच इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, पेशेंट की फिटनेस अगर अच्छे से हो गई है, सब सेफ्टी क्राइटेरिया, सेफ्टी पैरामीटर्स मेंटेन हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकली दीज आर वेरी सेफ प्रोसीजर्स। राइट। अंटिल एंड अनलेस सेफ्टी इज देयर, वी डू नॉट प्रोसीड फॉर द सर्जरी। राइट। बिकॉज आई थिंक इंडिया में अभी कोरियन कल्चर बहुत बढ़ रहा है, उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, राइट। सो आई थिंक मेजरली यही चीज़ है कि कोरिया में एवरी सेकेंड पर्सन कोई ना कोई टाइप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है। सो उससे ये चीज़ पता चलती है कि इट इज़ सेफ, इट इज़ जस्ट के जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, करेक्ट। जरूर। सो आपके पास जब कोई भी पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, अगेन इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, कि कोई भी फीमेल्स आते हैं या स्पेशली फीमेल्स, मेल्स तो आई अंडरस्टैंड, हाउ डू यू मैनेज देम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग, राइट। सो बीइंग अ मेल डॉक्टर आपको ये सब चैलेंजेस फेस करने होते हैं कभी? जरूर। लाइक व्हेनेवर अ फीमेल क्लाइंट कम्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि पेशेंट की प्राइवेसी और सिक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
अलॉन्ग विद दैट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट कि जब भी कोई फीमेल पेशेंट मेरे कंसल्टिंग में अगर है तो उनके साथ उनके कोई एक रिलेटिव, करेक्ट, एक फीमेल रिलेटिव या कोई भी अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ आए हुए, वो हमेशा उनके साथ रहे, ताकि एक सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन बाउंड्रीज वहाँ पे मेंटेन रहे. कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अकेले आए, दैट क्लाइंट हैज़ कम अलोन, दे डू नॉट हैव एनी अटेंडेंट विद देम, तो आई मेक श्योर कि मेरे एक फीमेल स्टाफ है जो हमेशा कंसल्टिंग रूम में प्रेजेंट रहे, राइट, so that patients, along with maintaining patients privacy, a certain boundary and certain secrecy is also maintained. And this is very important in our field because many a times we often end up in having some experience जहाँ पे कुछ confusion create हो जाता है या कई बार उसका misuse भी हो सकता है. करेक्ट, So I always make sure that there is one female person in the consulting room when any female person comes in my consulting room. करेक्ट. बिकॉज ये अभी तो लाइक वी हैव द रिसोर्सेज, आपके पास अभी एक ऐसा, आपके पास टीम है ये सपोर्ट करने के लिए. व्हाट अबाउट योर अर्ली डेज जब आपने आपका करियर स्टार्ट किया था? सो एनी केसेस और एनी इंस्टेंसेस यू वुड लाइक टू शेयर? Yeah, I would definitely share that. Like in early 2010, when I entered my residency, my boss was a female. राइट, She was head of the department in Civil Hospital Ahmedabad, from where I did my masters. So on the very first day of my residency, she told three of us, we three were the colleagues. So she called us upon and she told a very specific thing to us, that whenever you encounter a female client, even though you are a surgeon, you'll have to examine female patients' Correct. private part, and you'll have to discuss with them and everything. So make sure these three things. The first was never attend a female patient alone. You Correct. always have one sister with you. Even in the residency days when government staff was a bit reluctant to come, in those cases we always made sure that sister goes first in the examination room and then we enter. So along with that, whenever I touch a female patient, I always make sure that I have worn gloves. Without examination gloves, I never touch any female patient. And the third thing is that whenever we are examining a patient, we expose only that part which is to be examined. करेक्ट, So once my staff has gone into the examination room, have prepared everything, then only they'll call me. Even when I am doing some procedure in the local anesthesia, procedure कर रहा हूँ, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो if I don't have anyone around, then I'll make sure कि मेरा female staff जो patient के साथ खड़ा रहे और मैं खुद बाहर जाके चीज़ लेके आऊँ. Right. So this is a certain thing that I am maintaining since my first day of entering residency. So by grace of God, till date I haven't encountered any unfortunate event. I haven't Right. ended up in any unfortunate incident. बिकॉज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फीमेल्स अनलेस एंड अनटिल दे फील सेफ अबाउट इट, सेफ ऑफ द एनवायरनमेंट, वो ये चीज़ के लिए कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट? सो जैसे हम लोग गायनाक में भी देखते हैं, आजकल गायनाक के भी बहुत सारे मेल डॉक्टर्स हैं, तो ये सब स्टिग्मास उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट उनके करियर्स में यूजुअली करते हैं, राइट? वी नो यू एज अ कॉस्मेटिक सर्जन, राइट? आपका प्रोफाइल, रिसर्च सब किया है, बट द थिंग दैट वी डोंट नो इज who are you when you're not in the clinic, Actually, honestly speaking, Abhishek, that is a bit tough question to answer in my current days, right? because I waited for 5 years to get into cosmetic surgery Right. after doing my residency. For me, this was my passion and this was something that defined me since very early days of my It was your academic calling, career. basically. Yes. So apart from cosmetic surgery, there are very less things that actually amaze me. Yes, I'm a big movie buff. So You like movies, yeah, basically. definitely. So I have a huge movie library with me and I'm a voracious reader. Hmm. So when I'm not in my OT or when I'm not doing anything, then I'm always ending up with some movie or some book. So those things have always been my companion for very long. So any particular hobbies or how does your day go, basically? अगर हम लोग बात करें कि आपका दिन कैसा जाता है? As I said you that except for my medical practice, I am a bit into reading and everything. Hmm. So I have very keen interest in geopolitical science and like military stuffs. So I have very huge resource database with me. And apart from that, I have got 2 daughters. Right. So my evening are usually spent with them. Okay. So any, as you said, you're a good, like you read a lot. Yeah. पढ़ना पसंद है, which means कि आपके पास अच्छा खासा knowledge है, right? ऐसा कौन से लाइफ इंस्टेंसेस है या लेसन्स है जो आप यूजुअली अपने करियर में आप उसको प्रैक्टिस करते हो? एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट मेरे रेसिडेंसी के डेज का था, which actually gave me an idea about cosmetic surgery. Apart from my mentor, because my mentor is also my uncle. So since very early days of my graduation days, he mentored me
to go for surgical field. Like he's one of the leading cosmetic surgeon in India right now, has a huge practice in Mumbai. But along with that, what actually gave me an idea about cosmetic surgery is that जब मैं मास्टर्स में था, इन वेरी अर्ली डेज, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट था, कोई एक पेशेंट था, अमरनाथ नाम था उनका, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, दैट उनको पैरोटिड ग्लैंड, जो अपना यहाँ पे सलाइवा का ग्लैंड होता है, उसके अंदर एक ट्यूमर था. पेशेंट वाज लाइक अराउंड 65-67 ईयर ओल्ड एंड ही गॉट ऑपरेटेड फॉर दैट ट्यूमर. तो ट्यूमर के साथ उनका स्किन भी निकला एंड दैट स्किन गॉट स्टिच लाइक दैट. तो आफ्टर द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, दैट सर्जरी वेंट सो सक्सेसफुल. पेशेंट 3 महीने बाद वापस आए कि सर यहाँ पे जैसा करके दिया ऐसा यहाँ पे भी करके दो ना, कि ये थोड़ा यंग लग रहा है. राइट. So at that time, my consultant told me that facelift is a surgery or rhytidectomy. It's a surgery through which this can be done, and usually a cosmetic plastic surgeon does this kind of thing. Okay. Those were the days of cyber cafe. We did not have smartphone and everything. Correct. So we went on an evening where 1 hour was there. So me and my colleague went to a cyber cafe and we searched that what is facelift and how it actually works. Right. So that was my first encounter with cosmetic surgery. And after that, it was always on my mind that I want to go into this. And along with that, I'll tell you one more incident. Like in my residency days, there was G1 ward in Civil Hospital Ahmedabad, which was a plastic surgical ward. So every evening, वहाँ पे burns के patient के dressing होते थे. Right. And that going into that burn ward and seeing those patients suffering with that kind of injury was very, very difficult. Correct. Just a year back, bomb blast had happened in the civil campus just outside our hostel, and we lost few seniors and colleagues in that also. But when we entered that burn ward and you see how those patients have survived, and after surviving, some of them come to that ward regularly to help the patient to come out of that psychological trauma and that environment, you once see the actual depth of it. कोई बंदा गया, उसको हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही लगता है कि बहुत क्राउड है, गंदा है, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं. बट जब वो इकोसिस्टम में आप एक बार एंटर होते हो तो आपको पता पड़ता है कि वो सर्वाइव इसलिए कर रहा है कि उसमें जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रांग है. राइट. एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू लिटरली गूज़बम्प इवन राइट नाउ कि हाउ दैट एंटायर, इवन विद 60% 70% बर्न्स, अ पेशेंट हैज़ दैट willpower to come out of it. Right. And those things give you so much energy and confidence that नहीं यार इसमें कुछ करना चाहिए. So any day-to-day challenges भी, I know you love your work, ठीक है, that is your calling, पर ऐसे रोज कुछ तो होता होगा कि यार ये मुझे नहीं पसंद, ये day-to-day में जो हो रहा है ये तो मुझे नहीं पसंद. It's like that one thing that I will tell you is that being a plastic surgeon, like apart from that, the cosmetic part that I told you about, that parotid gland patient. Correct. One thing then, while I was a general surgeon, I observed for myself that I get a bit attached emotionally with my patient. So surgery ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कुछ भी कर लो. There are certain illness, there are certain disease कि जहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए. In this entire universe against the God, we are just a tiny particle. You cannot do anything. So जब कोई पेशेंट को एक मॉरिबंड या फैटल कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते या कुछ इंसिडेंट रहते थे, सो आई अंडरस्टूड दैट यार ये मेरे से नहीं होगा. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ऑन्को सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, आई एंडेड अप इन प्लास्टिक सर्जरी. राइट. कि जहाँ पे आपको पेशेंट को एक हैप्पी लाइफ देना. करेक्ट. कोई बंदा है जिसकी उंगली कटी हुई है, उसको आप जोड़ रहे हो. राइट. बर्न्स वाला पेशेंट है, आप उसको अच्छे से वुंड कवर करके दे रहे हो. कॉस्मेटिक सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी लाइक डायनामिक. और पेशेंट एक हमेशा एक हैप्पीनेस के साथ घर जाता है. करेक्ट. अगर आप एक बार मेरी ओपीडी में आओ, मेरे वहाँ पे पेशेंट को देखो कि एक आया था, पूरा लड़की है 22 साल की, एक्टिवा पे से गिरी, फेस के ऊपर इंजरी हुई और 3 महीने बाद वो आई है, उसको आपको देख के पता नहीं पड़ेगा कि इसको कुछ हुआ था. एंड द ग्रेटिट्यूड दैट वी गेट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट गिव्स यू एनर्जी टू गो ऑन एवरी डे. राइट. Sometimes some complication. Experience. Yeah, so it is always so gratifying that you end up having so much happiness with each and every patient of yours. Sometimes complication do happen. Correct. We try to control them, but some things which are not our under control, and still that happens. But managing that complication is always equally important. It is important. But एक बार वो चीज़ों से बाहर निकल जाए और उसके बाद पेशेंट जो एक खुशी लेके आपके वहाँ से जाता है, that always gives some satisfaction which is beyond explanation. That is what you take home basically. Yeah. शाम को जाओ तो एटलीस्ट इतना तसल्ली हो जाती है कि भाई आज किसी के लिए कुछ अच्छा किया. Right. At least we put smiles on some faces. Yes, definitely. So another
interesting term while we were researching for this podcast. एक बहुत interesting term we came across, keloids. थोड़ा पढ़ा है मैंने उसके बारे में, but I want you to share your insights on that. कि लोग उससे इतना डरते क्यों है या embarrassed क्यों होते हैं? Why is that fear around keloids? Like first and foremost, keloid is something, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपके बॉडी को ये समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस खत्म हो गई है, मुझे हीलिंग बंद करना है. करेक्ट. इंस्टेड ऑफ दैट स्टिल ले ओवर सेल्स गेट लेडन ओवर द लेयर्स एंड लेयर्स एंड द स्कार बिकम्स सो बिग देन व्हाट इट वाज एक्चुअली. करेक्ट. सो इट इज कॉल्ड keloid. अगर वो अपने लिमिटेशन के अंदर है तो उसको हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं, अगर वो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं तो उसको keloid बोलते हैं. अगेन अपीयरेंस वाली बात आ गई कि भाई वो दिखता है तो लोगों को ये लगता है कि ये नॉर्मल से कुछ अलग है, मतलब ये खराब है. करेक्ट. तो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बिकम टाबू एंड keloid ऑलवेज हैज़ जेनेटिक टेंडेंसी. तो अगर आपको बॉडी में एक जगह पे हुआ है तो और जगह पे होने के भी चांसेस है. दूसरा, keloid में इंपॉर्टेंट ये है कि हीलिंग प्राइमरी अच्छे से हुआ हो, वो ज़रूरी है. अगर वो नहीं हुआ और keloid बन गए तो भी उसका सॉल्यूशन है. अपने कंट्री में keloid मोस्ट कॉमनली होने का रीज़न है ईयर पियर्सिंग. एज एन इंडियन हमारे फीमेल को बहुत सारी जगह पे कान में ट्रेडिशन की वजह से, हॉबी की वजह से वो पंक्चर होते हैं. और पियर्सिंग इज वन ऑफ द कॉमन रीजन टू डेवलप keloid. और अगेन keloid के लिए ऐसा कहा जाता है कि सर्जरी होने के बाद भी वो वापस होने के चांसेस रहते हैं. इट्स ट्रू. इट्स अ रिकरिंग थिंग. यस, बट देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल व्हिच आर बोथ नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल. एंड आई हैव गॉट मोर देन 30-40 पेशेंट्स राइट नाउ कि जिनको बहुत सारे टाइम पे देयर वर ह्यूज keloid रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टिंग द लाइफ, एंड नाउ दे आर आउट ऑफ इट. बट यस, इट इज़ अ प्रॉब्लम बट इट इज कैन बी ट्रीटेबल. ओके. अनदर पर्सनल क्वेश्चन फॉर यू. हर किसी के लाइफ में या उनके प्रोफेशनल जर्नी में एक रॉक बॉटम वाला फेज आता है, राइट? कि जहाँ पे यू स्टार्ट लूजिंग होप, यू स्टार्ट लूजिंग विल कि भाई अब इससे बेटर तो कुछ होने से रहा. ठीक है. सो आपके लिए प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों में से कोई भी ऐसा रॉक बॉटम स्टेज कौन सा था एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? सबसे पहले अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे कहना चाहूँ तो like back in 2022 when I completed my cosmetic surgery fellowship in Mumbai. I went to Mumbai to go into this field because I had so much passion for it. But there certain situations came and I had to come back to Anand. Okay. So at that time I was in very high doubt कि आनंद जैसी छोटी जगह में मैं कैसे काम कर पाऊंगा. Because I was not like everything was something कि जो प्लान नहीं किया था और वो सिचुएशन के अगेंस्ट में था. But still then I realized that one thing कि ठीक है, कोई नहीं है, कोई ऐसी जगह है, आपको कुछ नए से शुरू करना है, देन यू शुड बी हैप्पी कि भाई आपको आपके पास आगे कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको आपको फॉलो करना है, आपको खुद ही अपना नया रास्ता बनाना है. तो दैट टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट व्हेन आई हैड टू डिसाइड दैट विदर आई शुड गो बैक टू अहमदाबाद और शुड आई गेट सेटल्ड इन आनंद. बट एज इट वाज माय होम टाउन, सो आई डिसाइडेड कि नहीं, यहाँ पे रहते, किसी ने नहीं किया है तो अपने लिए सबसे अच्छा है कि जो भी करेंगे खुद से ही कंपेयर करना है. सो इट इज़ अबाउट लाइक बीइंग बेटर एवरी डे. करेक्ट. सो ऑन प्रोफेशनल फ्रंट दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. एंड ऑन पर्सनल फ्रंट आई जस्ट रिमेंबर्ड ओनली वन इंसिडेंट वेयर long back in 2015-16 I had operated one patient. That patient was supposed to be get operated by orthopedic in the same hospital, but they took discharge against medical advice, went to some other hospital, and after 14-15 days the general surgeon from that hospital called me कि सर उनकी सर्जरी हुई थी, सर्जरी में 20 दिन हो गए पर उनको कुछ तो कॉम्प्लिकेशन हुई है. सो आई कॉल्ड अपॉन दैट पेशेंट कि आप आ जाइए हॉस्पिटल में, जो भी हम मैनेज करके देते. बट अगेन उन्होंने वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लिया, कोई तीसरी हॉस्पिटल में गए और अनफॉर्चुनेटली द डॉक्टर देयर मेड सम फॉल्स पेपर्स एंड दैट पेशेंट वेंट इनटू कंज्यूमर फोरम अगेंस्ट अस. इवेंचुअली वो केस खारिज हो गया, सब कुछ था. बट आई पर्सनली दैट हर्ट इमोशनली कि यार मतलब इतनी मेहनत की इनके लिए, उनको सब कुछ दूसरी जगह पे भी मैनेज करके दिया एंड स्टिल विद सम फॉल्स इंटेंशन ये सब चीज़ें वापस आई. बट देन इट ऑल्सो टॉट अस समथिंग कि कहीं भी जाओ, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. बट एट दैट टाइम आई वॉज बिट न्यू एंड इट अफेक्टेड समवॉट. बट आफ्टर दैट वी रियलाइज कि भाई लोगों के लिए अच्छा करे तो किसी को अच्छा लगेगा भी सही, किसी को नहीं भी लगेगा. बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड स्टॉप आवर वर्क. लाइफ डजंट स्टॉप, लाइफ गोज ऑन. राइट. सो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट कि एक ऐसा कोई पेशेंट हो जिसने आपका लाइफ बदल दिया हो प्रोफेशनली, मतलब बेसिकली कि आपको एक हायर पर्पस या एक हायर कॉलिंग उससे मिल गया,
एक पेशेंट की वजह से, एनी सच इंस्टेंसेस? नॉट एज अ पेशेंट, बट यस देयर वाज वन इंसिडेंट कि जहाँ पे एक रात को 12-1 बजे कहीं पे बारिश में रास्ते में फंसे हुए थे, व्हीकल बंद था, और दोज वर द टाइम्स विच वर वेरी डिफिकल्ट, और एक रिक्शा वाला हाईवे पे मिल गया कि सर आप बाइक पे बैठ जाओ. फॉर 34 kilometers दैट फेलो पुश द बाइक विथ हिज लेग. एंड व्हेन आई आस्क हिम टू कि भाई आपका जो भी रिक्शा का आपका पेट्रोल का हो रहा है वो पैसे तो ले लो, ही जस्ट डिनाइड कि सर कुछ नहीं, वो आप फंसे हुए थे, मैंने आपको हेल्प किया, आप फ्यूचर में और किसी को हेल्प कर देना, मेरा पैसा आ जाएगा. एंड इन 15 years he never called me. Just 1 year back when he got admitted in some hospital, his daughter had called up कि सर पापा के पास आपका नंबर था. तो कॉल भी इसलिए किया है कि आप जस्ट अगर डॉक्टर को पहचानते हो तो जस्ट उनसे एक बार बात कर लो कि ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए. नॉट फॉर अ सिंगल टाइम ही आस्क्ड फॉर अ सिंगल पेनी, एंड ही मेड श्योर, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन बैक इन 2009, कि उसे उस टाइम पे ऐसे बोला था कि सर आप किसी और को एक हेल्प कर देना, जब वो फंसे हुए हो मेरा पैसा आ जाएगा. राइट. So that compassion and that kindness is something that I always carry with me, and this is something that I always remember. Takes a entire 360 degree. Yes. Basically कर्मा हम लोग जो बोलते हैं वो वापस आता ही है कहीं ना कहीं से. Right. And on the contrary, anything specific जो कि ये चीज़ तो आज के बाद मैं नहीं करूँगा. You know, you got into such a point कि भाई you made sure कि आप अपने लाइफ में ये चीज़ तो कभी नहीं आने दोगे. एवरी डे हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट कि हम अगर नेगेटिविटी लेके चल रहे हैं तो कुछ नेगेटिव ही अपने साथ आएगा. Correct. ये वो कायनात वाली बात है. It is what you give, you get. So exactly, like if something happens, at the end of the day we just forget it and we move on. Right. Rather than carrying that guilt which it's better कि उसको भूल जाए. तो जो अच्छा था वो अपने पास साथ रहेगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा. But one thing that I always make sure and I always pray in the morning to God is that गलती से भी अनजाने से भी मेरे से किसी का बुरा ना हो जाए. कोई पेशेंट को मैं गलत एडवाइस ना दे दूँ. सो जस्ट आई वांट टू मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन. राइट. तो दैट इज अ थिंग दैट आई ऑलवेज कैरी विथ मी. इट्स ओके. ओके. सो वी हैव अ फ्यू मिथ्स, कुछ ऐसी गूगल नॉलेज है हमारे पास जो काफ़ी सारी आती रहती है. आई जस्ट वांट यू टू टेल अस इफ इट इज ट्रू और इज नॉट. श्योर. ओके. कि कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो फेक दिखते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी ऑलवेज मेक श्योर दैट द रिजल्ट लुक्स नेचुरल. ओके. किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए कि सर्जरी हुई है. अगर पता पड़ रहा है तो फिर वो सर्जरी का रिजल्ट ही क्या है. राइट. एंड रिकवरी टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स टू हैपन. No, not at all. In most of the cosmetic surgery, or I'd rather say almost all the cosmetic surgery, recovery is quite fast. In those surgeries, like in post-bariatric patient, where excess skin apron is there and we have cut those are the only patient where recovery takes 10 to 14 days. But that doesn't mean कि आपको हॉस्पिटल में रहना है. हॉस्पिटल में आपको 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा. 10 to 14 days मीन्स कि आप हर कोई चीज़ अपनी कंफर्ट में अपने खुद से कर रहे हो. Right. That is the complete end point of recovery. Correct. Like as a plastic surgeon, we are very fanatic about the rehabilitation. मतलब no other surgeon or no other medical person is so fanatic about that recovery and rehabilitation as a plastic surgeon. क्योंकि हमारा एंड पॉइंट हमेशा लाइक इनहेरेंट ट्रेनिंग ऑफ आवर्स के लाइक हम उस तरह से ट्रेन किए जाते हैं कि भाई पेशेंट कंप्लीटली अपने पे होना चाहिए तभी आपकी सर्जरी सक्सेसफुल है. सो वो जो एक रिजल्ट जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो तो जब तक रिकवरी हो नहीं जाती तब तक वी वेट फॉर इट. यस. ओके. वन सर्जरी सॉल्व्स एवरीथिंग. That is very difficult to say. To answer. But like if I would have to choose one in terms of complexity and difficulty that defines the plastic surgery, I would say rhinoplasty or nose job. Right. Because the surgeon who does a good rhinoplasty or nose job is considered the best plastic surgeon. Okay. Because that is the most difficult surgery. Okay. Because entire construction. Yeah, because your entire identity is stuck on your nose. So a single millimeter of here and there in nose job will ruin your career as a plastic surgeon. But if you're doing that perfectly, then you are the best plastic surgeon. And the last one is that liposuction is just for fat. No. Liposuction is not only for your fat because it creates a positive metabolism, which if you maintain a good healthy lifestyle, it also helps you in reducing the weight. But per se, it is not a weight loss procedure. It is a body shaping procedure which shapes not only body but also your lifestyle. Right.
Thank you, Dr. Shakun, for Thank such you. an insightful conversation on cosmetology in general and plastic surgery. Yes. कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ फिजिकल चेंज के लिए नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंफर्ट के लिए भी होती है। और ये डिसीजन सोशल प्रेशर या ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए नहीं लिए जाते। सी यू अगेन इन येट अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर्स ऑफ इंडिया with another specialist and another meaningful conversation. Thank you.